हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीएनएस एक्चुअली में काम कैसे करता है। देखिए, आपको ये तो पता है कि डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम होता है। कुछ लोग कन्फ्यूजन होती है, इसे डोमेन नेम सर्वर बोलते हैं, जो कि गलत है। अभी डोमेन नेम सिस्टम ये एक्चुअली में काम कैसे करता है, और जब हम कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो उसके बैकएंड में क्या होता है, जिसके बाद हमें वेबसाइट खुल कर आती है, पूरा पेज लोड हो जाता है। तो हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इंटरव्यूज में बहुत कॉमन क्वेश्चन है डीएनएस की डिटेल्ड वर्किंग बताने का। ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उसको आप ध्यान रखिए और अपने इंटरव्यू में एज इट इज आप प्रेजेंट करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है, जस्ट फॉर एग्जांपल google.com एक्सेस करनी है, तो आपने google.com ब्राउजर में टाइप करी और टाइप करने के बाद आपने एंटर किया। एंटर करने के बाद आपको ये वेब पेज खुल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, नेटवर्क इंजीनियर को ये तो पूछा नहीं जाएगा कि google.com टाइप करने के बाद क्या खुलेगा। उनसे ये पूछा जाएगा कि जब google.com खुल गया तो यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने में बैकएंड में क्या काम चल रहा है, वो समझाइए। देखिए, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है www.google.com, इसको हम बोलते हैं FQDN, यानी कि फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अब इस फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम को जब आईपी एड्रेस में चेंज करने की बात आएगी, देखिए, हम ह्यूमंस वर्ड्स को ज़्यादा बेटर समझते हैं इंस्टेड ऑफ आईपी एड्रेस। तो अगर आपसे बोला जाए google.com की जगह एक आईपी एड्रेस याद कर लीजिए, 243.256.85.110, आपसे बोल दिया जाए ये गूगल का आईपी एड्रेस है, जब भी कभी आपको खोलना है गूगल तो आपको ये आईपी एड्रेस टाइप करना पड़ेगा। 99% लोग इसको याद ही नहीं रख पाएंगे। इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए ह्यूमन रीडेबल, क्योंकि ह्यूमंस नाम को, वर्ड्स को ज्यादा आसानी से याद कर पाते हैं इंस्टेड ऑफ नंबर्स, तो इसी की वजह से इसको ह्यूमंस के लिए जरूरी नहीं समझा गया, उसको हटा दिया गया। उसकी जगह पे आप इसको याद रखिए। कंप्यूटर अपना काम करेगा, वो इसको आईपी एड्रेस में चेंज कर देगा और वेबसाइट खुल जाएगी। तो ये तो एक बेसिक फंक्शन हो गया कि डीएनएस का मतलब क्या होता है, डीएनएस क्या करता है एक्चुअली में। अब जैसे आपसे इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाएगा डीएनएस की वर्किंग का, तो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे। देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पर स्लाइड दिख रही है, जो डायग्राम दिख रहा है, ये डीएनएस रेजोल्यूशन का हाफ पार्ट है। हाफ पार्ट किस लिए? यहाँ पर डीएनएस की जो रेजोल्यूशन पार्ट है वो आपके पीसी से स्टार्ट होकर और आपके आईएसपी तक जाएगा, लेकिन आईएसपी पर रेजोल्यूशन खत्म नहीं होता। आईएसपी के बाद रिकर्सिव डीएनएस सर्च चलती है, जो बहुत आगे जाती है। कहाँ तक जाती है वो हम आपको अगली स्लाइड में समझाएंगे। यहाँ तक पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, जैसे आपने google.com टाइप किया था, तो वहां पर आप क्लाइंट प्रोग्राम कौन सा यूज कर रहे थे? वेब ब्राउजर। यही सेम कॉन्सेप्ट मेल क्लाइंट्स वगैरह जो होते हैं, जैसे एक्सचेंज हो गया, आउटलुक हो गया, उन सब की, उनमें भी यही काम करता है, क्योंकि सबके अंदर एक इनबिल्ट कैशे होता है। कैशे का मतलब क्या होता है? एक तरह का स्टोरेज, मेमोरी स्टोरेज। कुछ टाइम फ्रेम के लिए जो आप कर रहे हो उसको सिस्टम याद करता है, याद रखता है उसको अपने पास, ताकि आप उतने टाइम फ्रेम के बीच में दोबारा अगर उसको कॉल करो तो उसे फिर से उसको ढूंढना ना पड़े, इसलिए एक तरह का स्टोरेज रखता है। जैसे आपने देखा ना, जो बंदर होते हैं, तो बंदरों में क्या खास बात होती है, कभी आपने नोटिस किया? उनको जितना खाना है वो तो अपना खा लेते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा खाकर अपने गले में रख लेते हैं। कभी आप नोटिस करना, उनका गला थोड़ा सा मोटा सा लगता है, वो उनका एक स्टोरेज टाइप है, वो स्टोर करके रखते हैं अपने गले में कि जब फिर जरूरत होगी तो वहां से निकाल के खा लेंगे। तो थोड़ा वियर्ड एग्जाम्पल था, पर एक्चुअल में ये क्लाइंट ब्राउजर भी ऐसे ही काम करते हैं। जो भी कुछ ये एक्सेस करते हैं, जिसको भी रिजॉल्व करते हैं, वो रिजॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको अपने कैशे में रख लेते हैं। मान लीजिए पहली बार आपने अपने फ्रेश कंप्यूटर पे google.com टाइप किया, तो पहली बार google.com जब टाइप किया तो उसमें टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि नया ब्राउजर था, नया सिस्टम था, तो उसमें कोई कैशे नाम की चीज थी नहीं। जब आपने पहली बार डीएनएस रेजोल्यूशन किया, उसका आईपी एड्रेस सिस्टम ने फाइंड आउट किया कि ये आईपी एड्रेस है, उसे करने के बाद वो अपने कैशे के अंदर उसको रख लेगा कुछ टाइम फ्रेम के लिए। अब उस टाइम फ्रेम को क्या कहते हैं? उस टाइम फ्रेम को कहते हैं TTL, टाइम टू लिव। तो ये वाली जो वैल्यू होती है, ये एक एक हर रिजॉल्वर की, जहां पर भी रेजोल्यूशन हो रहा है, जहां पर भी कैशे स्टोर हो रहा है, वहां की एक वैल्यू होती है, वो अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि जैसे क्लाइंट ब्राउजर की बात आएगी तो उसका कैशे टाइम आउट है 1 to 30 मिनट्स। इसका मतलब 30 मिनट्स के भीतर भीतर अगर आपने उसको दोबारा एक्सेस किया तो तुरंत कैशे में से निकाल कर उसको वो आप दे देगा। लेकिन अगर आपने मान लीजिए 1-2 घंटे बाद एक्सेस किया
तो उसको फिर से फ्रेश कैशे लेना पड़ेगा और वहां से आपको एक फ्रेश कॉपी देगा इंस्टेड ऑफ कैशे में से उठाकर। तो कई बार आपने नोटिस किया होगा इंटरनेट का इश्यू होने के बाद भी गूगल चलता है, या कोई भी वेबसाइट जो आपने पहले एक्सेस करी थी मान लो 5-10 मिनट पहले, वो फिर से ओपन हो जाती है। वो कैसे होता है? क्योंकि वो कैशे में पड़ी थी, वो पुरानी कॉपी है। और जब आपका जो इंटरनेट है पूरी तरह फुली रेस्टोर हो जाएगा, तो उसके बाद उसको कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सीधा वहां से जाके उठा लेगा। तो ये होता है कैशे का फंडा। कैशे मतलब एक तरह का स्टोरेज। इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा, जैसे आप ट्रबल शूटिंग करते हैं तो जब भी कभी इस तरह के ब्राउजर इश्यूज आते हैं तो एक ट्रबल शूटिंग स्टेप होता है कैशे क्लियर करो। तो कैशे क्लियर करने का मतलब क्या? जो कुछ इस तरह की मेमोरी में स्टोर हो रखा था, जो कुछ एक्सेस हुआ है, उसको एक बार क्लियर करके हम फ्रेश से स्टार्ट करते हैं। आप जब ट्रबल शूटिंग के टाइम पे अपना बोलते हैं ना कि जैसे कोई भी पीसी रीस्टार्ट करो, या फायरवॉल रीस्टार्ट करो, या प्रॉक्सी रीस्टार्ट करो, वो क्यों रीस्टार्ट करो? वो रीस्टार्ट करने का पर्पज यही होता है कि जो भी उसके अंदर कैशे बिल्ड हो गया था, जो भी यूज करते करते कैशे, क्योंकि उनकी टीटीएल वैल्यू ज्यादा होती है, तो जो भी कैशे हो गया था वो रीस्टार्ट करते ही क्लियर हो जाएगा, फिर हम फ्रेश फ्रेश से स्टार्ट करेंगे। तो इसी वजह से काफी सारे डिवाइसेस में रीस्टार्ट को रामबाण इलाज बोला जाता है। मतलब टैक में ये बड़ी फेमस चीज है, और कुछ नहीं होता है तो भाई रीस्टार्ट मार दो, रिजॉल्व हो जाएगा इशू। तो क्यों? क्योंकि कैशे क्लियर हो गया, उसके अंदर पुराना कुछ कचड़ा है ही नहीं, अब सब कुछ फ्रेश होगा, और वो काफी 99% केसेस में बढ़िया चलता है। तो ये होगी कैशे की कहानी। अब हम कैशे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमने एग्जाम्पल देखा google.com एक्सेस करने का और ब्राउजर खुलने का, तो हमारा जो कंप्यूटर होता है, अभी हम फिलहाल यहाँ पर हैं आपके पीसी के अंदर। आपके पीसी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक, ये हमारे ये ब्राउजर्स हैं, मेल क्लाइंट हैं, सब है। आपके पीसी के अंदर ही एक डीएनएस क्लाइंट होता है। डीएनएस क्लाइंट होता है, ये एक सर्विस होती है। जो डीएनएस क्लाइंट है, इसका काम होता है डीएनएस रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट को आगे पहुंचाना रिस्पेक्टिव रिजॉल्वर के साथ। ये जो आपको यहां पर ये दिख रहा है डीएनएस रिजॉल्वर, ये हमारे पीसी के अंदर है। इसका जो एक्चुअल नाम है, इसको हम बोलते हैं स्टब रिजॉल्वर, STUB, स्टब रिजॉल्वर, या इसका दूसरा नाम है डीएनएस क्लाइंट। ये जो डीएनएस क्लाइंट होता है, ये हमारे पीसी में होता है। इसका भी एक अपना लोकल कैशे होता है जो थोड़ी बहुत देर के लिए काम करता है। तो जब भी ब्राउजर को रिक्वेस्ट रिजॉल्व करनी है, तो सबसे पहले ब्राउजर क्या करेगा? सबसे पहले ब्राउजर अपने मिनी कैशे में देखेगा कि मेरे पास वो वेबसाइट है कि नहीं है, क्योंकि रिजॉल्व करना है उसको, तो पहले उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस अपने मिनी कैशे में देखेगा। मान लीजिए वहां नहीं दिखा, फिर वो क्या करेगा? फिर अपने डीएनएस क्लाइंट के पास जाएगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही है, अभी हम पीसी के अंदर ही हैं, अभी आगे नहीं बढ़े हैं। तो अपने जो डीएनएस क्लाइंट के पास जाएगा, उसका जो लोकल कैशे होगा वहां पे देखेगा। जब भी हम घर की बात करते हैं, तो घरों में हमारे पास होम राउटर होता है, होम वाईफाई होता है, वहां पर अपना एक लोकल कैशे होता है। अगली जो रिक्वेस्ट जाएगी उस लोकल कैशे में जाएगी, तो वहां पर देखा जाएगा कि भाई वहां तो नहीं है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, हर रेजोल्यूशन स्टेज पर एक कैशे स्टोर्ड है। ये सारा कैशे स्टोर्ड है क्यों? इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यही है कि जब एक बार हमने एफर्ट लगाकर उस डोमेन को आईपी में रिजॉल्व कर दिया, तो हम गधों की तरह बार बार रिजॉल्व करने के लिए आगे क्यों बढ़े? स्टोर करके रख लो, फिर जरूरत पड़ेगी फिर काम आ जाएगा। बाई चांस अगर लेट हो गए तो फिर से नई कॉपी ले लेंगे। इसका मतलब अपना टाइम बचाने के लिए, ताकि आपका जो वेब पेजेस हैं वो जल्दी खुले, आप अपने सर ना पकड़ें कि भाई वेबसाइट खुल ना रही है, यार ये इतना टाइम लगा रही है, और लेटेंसी बहुत आ रही है। लेटेंसी क्या होता है? डिले। वेबसाइट खुलने में लेटेंसी आ रही है। हमने बहुत सारे ऐसे ऐसे कस्टमर भी देखे हैं कि अगर एक वेबसाइट खुलने में 4-5 सेकंड का टाइम लग जाता है, तो वो P1 खोल देते हैं, एस्केलेशन कर देते हैं। ठीक है, अरे भैया 4-5 सेकंड ही तो है, हम मिनट की बात थोड़ी कर रहे हैं, थोड़ा सब्र रखो। तो ऐसा एक्चुअल में बहुत होता है कि भाई 4 सेकंड लगा दिए वेबसाइट ने खोलने में, 5 सेकंड लगा दिए। हाँ भैया, तुम ही अंबानी हो, बाकी सब पागल बैठे हुए हैं। तो आप यहां तक समझ गए कि ये डीएनएस क्लाइंट तक बात पहुंची। और कैशे का रोल क्या है? देखिए, डीएनएस के अंदर कैशे का रोल बहुत ज्यादा होता है, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, यहां तक हमारा पार्ट हो गया कि डीएनएस क्लाइंट तक आ गया। अब ये डीएनएस क्लाइंट जो है, ये आगे, क्योंकि हमारे पीसी के अंदर कुछ मिला नहीं इसको, जो हम वेबसाइट ढूंढ रहे थे उसका आईपी एड्रेस वगैरह वो मिला नहीं। ठीक है, फिर हम जाएंगे अपने आईएसपी के पास। देखिए, आईएसपी के पास भी अपना एक लोकल कैशे होगा, उसने भी संभाल के रखा होगा भाई, उसको भी अपना फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना, बार बार जाके एक्सेस करना और रिजल्ट दे के आना। कहाँ से ये सब लेके आते हैं रिजल्ट? जब नई रिक्वेस्ट आती है, वो हम अगली स्लाइड में आपको बताएंगे।
लेकिन अभी के लिए हर किसी ने अपना अपना कैशे संभाल के रखा हुआ है। हर किसी की अपनी एक टाइम आउट वैल्यू है कि इतने टाइम बाद ये कैशे टाइम आउट हो जाएगा। तो हर स्टेप पर कैशे है। इसे डीएनएस कैशिंग बोलते हैं। इसका जो प्रॉपर नाम होता है उसे बोलते हैं डीएनएस कैशिंग। और ये डीएनएस रेजोल्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप में से काफी लोगों को पता होगा कि जो हम अभी डीएनएस वगैरह रेजोल्यूशन कर रहे हैं, इससे पहले हम एक होस्ट फाइल यूज करते थे। हमारे पीसी के अंदर ईटीसी नाम का फोल्डर होता था, उसके अंदर होस्ट फाइल होती थी। ये पुराने जमाने की बात है, जैसे हम यूज करते थे। उस होस्ट फाइल के अंदर कुछ एंट्रीज होती थी। एंट्रीज कैसे? जैसे google.com ये वेबसाइट है, इसका आईपी एड्रेस ये है 8.8.8, ऐसे करके दूसरी वेबसाइट है, उसका आईपी एड्रेस, तीसरी वेबसाइट उसका आईपी एड्रेस। जो भी एंट्रीज होती थी ईटीसी होस्ट फाइल के अंदर, कुछ ऑटोमेटेड होती थी, कुछ हम मैनुअल कर देते थे। तो ये ईटीसी होस्ट फाइल चलती थी पहले जमाने में, जब कभी हम पढ़ाई करते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था, वेबसाइट्स कम होती थी, डोमेन्स कम होती थी, और एंट्री की ज़रूरत कम होती थी। आराम से छोटे में काम चल जाता था। लेकिन आज की डेट में मिलियन बिलियन वेबसाइट्स वगैरह, इतनी सारी डोमेन्स डेली बनती हैं, बहुत सारी एक्सेस होती हैं, तो वहाँ पर ये मैनुअल ईटीसी होस्ट फाइल का अब काम रह नहीं गया है। तो वो ज़माने चले गए। आज की डेट में डीएनएस फुली ऑटोमेटेड है। वहाँ पे छोटी मोटी होस्ट फाइल से कुछ नहीं होता। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम यहाँ पे आईएसपी तक पहुंच गए। आईएसपी के पास अपना लोकल कैश है। आईएसपी जब पहुंच गए, इसके बाद यहाँ पर रिकर्सिव क्वेरी स्टार्ट होगी, रिकर्सिव डीएनएस सर्च। अब देखिए, जो डीएनएस सर्च होती है वो बेसिकली 3 तरह की होती है। एक रिकर्सिव होती है, एक इटरेटिव होती है, एक नॉन रिकर्सिव होती है। इनको डिटेल में हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए रिकर्सिव का यूज कर रहे हैं तो आप रिकर्सिव को समझिए। जैसे यहाँ से इस डीएनएस क्लाइंट ने डीएनएस रिजॉल्वर के पास रिक्वेस्ट भेजी, ये डीएनएस रिजॉल्वर आगे अपने आप जाएगा। मतलब ये हमारा डीएनएस रिजॉल्वर है, ये रिकर्सिव क्वेरी करेगा। अब रिकर्सिव का आप मतलब समझिए। रिकर्सिव जो है, इसका मतलब आप समझिए रिपीटिशन। रिपीटिशन मतलब रिपीट करना। रिपीट करने का मतलब क्या है? ये किसी एक सर्वर के पास जाएगा, मान लो सर्वर 1। वो सर्वर इसे कुछ डेटा देगा, बोला ये मेरे पास नहीं है, या मेरे पास फुल डेटा नहीं है, आप ऐसा करो कहीं और जाओ दूसरी जगह पे, वो रेफरेंस दे देगा। फिर यही डीएनएस सर्वर, जो रिकर्सिव सर्वर है, इसको हम रिकर्सिव डीएनएस सर्वर बोलेंगे। ये अगले जो भी रेफरेंस दिया होगा, मान लो सर्वर 2 है, उसके पास जाएगा, वो बोलेगा मेरे पास पूरी डेटा नहीं है, आप इसे करो 3 के पास जाओ। तो यही रिकर्सिव डीएनएस सर्वर 3 के पास जाएगा। 3 से वहां ऐसे करके करते करते फाइनली इसको जो फाइनल वाला होगा, जहां पे रेजोल्यूशन करना है, वो मिल जाएगा। उस आउटपुट को ये, जिसने इस रिक्वेस्ट करी थी, रिक्वेस्ट किसने करी थी? रिक्वेस्ट करी थी डीएनएस क्लाइंट ने, जो हमारे पीसी के अंदर था। तो ये रिजॉल्व होने के बाद डीएनएस क्लाइंट को एंट्री देगा, और वो आपके ब्राउजर में जाके दिख जाएगी, वो वेबसाइट खुल जाएगी। तो आप समझ गए कि ये जो है, इसे रिकर्सिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर रिपीटिशन हो रही है। हर किसी के पास जाता है, वो फिर भेज देता है, फिर दूसरे के पास गया, तीसरे, यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। तो इसीलिए इसको रिकर्सिव डीएनएस सर्वर बोलते हैं। और ये जो सर्च चल रही है, जो क्वेरी चल रही है, इसको रिकर्सिव क्वेरी बोलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आईएसपी तक हमारी डीएनएस रेजोल्यूशन, जो रिकर्सिव हमारी क्वेरी थी, वो होने के बाद अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। ये देखिए, अब इस स्लाइड में हमें शुरू से स्टार्ट नहीं करना, हम आईएसपी तक ऑलरेडी पहुंच गए थे। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ तक हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं। ये आईएसपी का डीएनएस सर्वर है। अब यहाँ से कहानी आगे चलती है। इस कहानी को समझने से पहले यहाँ के 2 पार्ट्स हैं। एक वो जो मैं अभी बताने वाला हूँ, वो है थ्योरेटिकली इसको कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि थ्योरेटिकली ऐसे काम करता है, रिक्वेस्ट यहाँ जाती है, वहां जाती है, ऐसे करके सब। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में कैसा काम करता है, रियल लाइफ एनवायरनमेंट में डीएनएस काम कैसे करता है। तो आपको दोनों चीज का पता होना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं थ्योरी की। अब थ्योरी में यहाँ पर आईएसपी के डीएनएस सर्वर पर पहुंच गया, उसने अपने पास देखा रिक्वेस्ट कि google.com मेरे पास तो नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, थ्योरी के हिसाब से वो जाएगा रूट नेम सर्वर के पास। अब ये जो रूट नेम सर्वर होते हैं, ये लॉजिकली 13 होते हैं। 13 लॉजिकल। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 13 ही रूट सर्वर होते हैं। 13 लॉजिकल मतलब उसके बीच में, जैसे एक लॉजिकल ये है तो उसके बहुत सारे फिजिकल रूट सर्वर होंगे, ऐसे करके दूसरा ये लॉजिकल है, उसके बहुत सारे फिजिकल रूट सर्वर होंगे। यानी कि जिनका पर्पस एक है, इसी वजह से लॉजिकली एक के काउंटिंग में कर रखे हैं। लेकिन इनको 1 2 3 करके नहीं बोलते हैं,
ये जो लॉजिकल सर्वर होते हैं 13 की जो काउंटिंग होती है वो होती है ए से लेकर एम तक, यानी कि ABCDEFGH करके एम तक। तो ये तो हो गया रूट सर्वर के पास। अब रूट सर्वर में हमें रूट सर्वर के पास जाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जब हम टाइप कर रहे हैं ये www.google.com, तो आपको तो सिर्फ ये google.com तक यहां तक दिखा, ठीक है ना, यहां तक आपको दिख रहा है। लेकिन इस डॉट कॉम के बाद एक डॉट और होता है जो दिखाई नहीं देता, या यूं कहें वो ऐड नहीं किया जाता। हमारे सिस्टम इस तरह मॉडिफाइड हैं कि उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ google.com तक टाइप करिए, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये जो लास्ट में जो डॉट है ये इम्प्लिसिट है। इसी डॉट को बोलते हैं रूट, यानी कि रूट नेम सर्वर। यानी कि डीएनएस का जो जड़ है, इसी वजह से रूट बोलते हैं। डीएनएस का जो बेस है, डीएनएस रेजोल्यूशन जहां से होगी उसे रूट बोलते हैं, रूट नेम सर्वर। तो ये जो 13 लॉजिकल होते हैं, अब इनकी खास बात क्या होती है? इनके पास इंफॉर्मेशन सारी है, लेकिन इनका काम करने का तरीका ऐसा है कि अगर ये सब कुछ बताने बैठ गए, हर चीज को रिजॉल्व करने लग गए, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि इनकी एक लिमिटेड क्वांटिटी है, अनलिमिटेड रूट सर्वर नहीं है, और इन्हें पूरी दुनिया का ट्रैफिक संभालना है, पूरी ग्लोब का, इन्हीं 13 लॉजिकल रूट सर्वर को। इसी वजह से इनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि भाई हमने google.com टाइप किया, आप उसका आईपी एड्रेस बता दो। तो एक्चुअल में काम कैसे करते हैं ये जो रूट सर्वर होते हैं? आपने जैसे google.com करा, तो यहाँ पर इस डॉट वाले पार्ट के बाद ये क्या करेंगे, इस डॉट कॉम पे आपको भेज देंगे। यानी कि रूट से आप डॉट कॉम पे चले गए। अब ये डॉट कॉम क्या चीज है? डॉट कॉम ये एक टॉप लेवल डोमेन है। टॉप लेवल डोमेन मतलब जो रूट के बाद आती हैं। टॉप लेवल डोमेन भी कई तरह की होती हैं, जैसे डॉट कॉम है, ऐसे ही करके डॉट नेट होती है, ऐसे ही करके डॉट ORG होती है, ऐसी डॉट EDU हो गई, डॉट इन भी होती है, डॉट MIL भी होती है, ये सारे डोमेन हैं। डॉट GO भी हो गई, ठीक है। ये तो ये अलग अलग पर्पज है। ये गवर्नमेंट के लिए हो गया, MIL मिलिट्री के लिए हो गया, ये एजुकेशन के लिए हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, ये डॉट नेट हो गया, नेटवर्क, डॉट कॉम हो गया। तो बहुत सारी अलग अलग डोमेन है। इसी के अलावा कुछ ऐसी भी होती हैं जैसे कंट्री बेस्ड होती हैं, जैसे डॉट UK हो गया, डॉट US हो गया, ठीक है, और अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से हो गया। जैसे हमारी डॉट IN है, हमारी इंडिया भी पीछे थोड़ी है। तो ये हमारी, ये सब इस तरह की हो गई टॉप लेवल डोमेन्स। तो ये रूट क्या करेगा, डायरेक्टली पूरा रेजोल्यूशन नहीं करेगा, ये आपको भेज देगा TLD के पास कि भाई कुछ काम उनको भी करने दो। तो यहां से आप पहुंच गए ये डॉट कॉम के पास। अब डॉट कॉम क्या है? ये है। तो यानी कि जब हम बोल रहे हैं रिकर्सिव क्वेरी चल रही है, रिकर्सिव का मतलब क्या है? ये रूट नेम सर्वर खुद नहीं जाएगा इस TLD के पास। ये TLD यहीं पे तो है, बराबर में बैठा हुआ है, लेकिन ये रूट नेम सर्वर खुद इसके पास नहीं जाएगा। ये जो सेकंड स्टेप में रूट नेम सर्वर के पास रिक्वेस्ट आई थी, तो ये अगले स्टेप में इसको बोल देगा कि आप जाओ TLD के पास, यानी कि टॉप लेवल डोमेन, इसके पास जाओ, ये TLD। तो ये अगले स्टेप में TLD के पास जाएगा, जो भी होगा। जैसे हमारे केस में google.com है, तो यहाँ TLD कौन सी हुई? .com, तो उसके पास जाएगा। अब ये जो TLD है, अब इसके पास, इसे पता है टॉप लेवल डोमेन को कि ये google.com कहाँ मिलेगा। अब इसको जब हम TLD बोलते हैं, तो इस google.com को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सेकंड लेवल डोमेन, सेकंड लेवल डोमेन, या फिर SLD, ठीक है। तो यानी कि जो google.com हो गया, हम अभी तक www पे नहीं पहुंचे हैं, हम अभी तक गूगल पे ही है। तो यानी google.com को बोलेंगे हम सेकंड लेवल डोमेन, ठीक है। तो यहां तक हम पहुंच गए। तो ये जो TLD है, ये आपको भेज देगा सेकंड लेवल डोमेन के पास कि google.com के पास आप जाओ, आपको वहां से IP एड्रेस मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब ये टॉप लेवल डोमेन और सेकंड लेवल डोमेन वाला काम फिनिश हो जाता है, तो ये रिस्पॉन्स भेज दिया जाता है हमारे ISP के DNS रिजॉल्वर को, क्योंकि वही तो रिकर्सिव क्वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर इसको भेज दिया गया कि भाई आप एक काम करो, जो आप क्वेरी कर रहे हो www.google.com की, उसके लिए आप जाओ अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास। अब अथॉरिटेटिव नेम सर्वर होता क्या है? जैसा कि नाम से पता है, अथॉरिटेटिव यानी कि जिसकी अथॉरिटी हो उस DNS रिकॉर्ड पर। उसका मतलब क्या होता है? अब देखिए, ये जो हमारा पूरा DNS का स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह बना होता है कि सबसे पहले DNS जोन होते हैं, कुछ जोन्स बने होते हैं, कुछ ज्योग्राफिक लोकेशन के हिसाब से, कुछ किस टाइप की डोमेन है, उसके अंदर क्या है। इस जोन के अंदर होती हैं डोमेन्स, जैसे कि google.com हो गया, yahoo.com हो गया, और तरह की डोमेन्स होती हैं। उनकी एक अलग तरह की कैटेगरी, जैसे किसका क्या पर्पस है, हर हिसाब से कैटेगरी बनाई जाती है।
तो ये हो गया डीएनएस जोन के अंदर डोमेन। तो बड़ा कौन हुआ? डीएनएस जोन। उस जोन के अंदर क्या आती हैं? डोमेन्स। तो हमें जब भी क्वेरी करनी होगी तो हम डायरेक्ट डोमेन पे नहीं जाएंगे, हम पहले जाएंगे इन पे डीएनएस जोन के पास। तो जो हर डीएनएस जोन होता है, ये हर डीएनएस जोन के अथॉरिटी दी जाती है अथॉरिटेटिव नेम सर्वर को। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि कभी भी कोई क्वेरी आएगी, यानी कि आप इस डीएनएस जोन के मालिक हो, अगर कभी भी कोई रिक्वेस्ट आती है इस जोन के अंदर जो भी डोमेन होती हैं उनके बारे में, कोई क्वेरी करना चाहता है google.com, कोई yahoo.com, या जो भी डोमेन इसके अंदर है आपके जोन में, तो आप रिस्पॉन्सिबल हो उसको रिजॉल्व करने के लिए। ये होता है काम अथॉरिटेटिव नेम सर्वर का। ठीक है, तो यानी कि ये जो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से ये अकेला नहीं होता, इसकी एक और कॉपी बनाई जाती है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये है अथॉरिटेटिव सर्वर 1 और ये है अथॉरिटेटिव सर्वर 2। अब इनमें दो दो की जरूरत क्या पड़ी? ये जो अथॉरिटेटिव स्टेटस 1 है, ये सर्वर 1 है, ये प्राइमरी है, ये मास्टर है, इसको बोलते हैं मास्टर अथॉरिटेटिव सर्वर। ये जो दूसरा वाला है इसको बोलते हैं या तो सेकेंडरी बोल दो या इसको बोलते हैं स्लेव। अब स्लेव वो नौकर वाला नहीं है, ये भी कम नहीं है, लेकिन एक्चुअल क्या है कि जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स होते हैं वो इस अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास होते हैं। ये जो दूसरा वाला स्लेव है ये क्या करता है, डीएनएस का एक ऑटोमेटेड अपडेटेड मैकेनिज्म होता है, उसके थ्रू ये जो भी अपना डेटा होता है उसको यहाँ से सिंक करता रहता है, फर्स्ट वाले से ले लेके अपने पास सिंक करता है। यानी कि जब भी कुछ अपडेट आएगी वो पहले प्राइमरी वाले में आएगी, और जो सेकेंडरी वाला है वो कोशिश करता है कि अपने आप को इस प्राइमरी वाले का आइडेंटिकल बना सके, एग्जैक्ट कॉपी बना सके। वो किस लिए करता है? क्योंकि देखिए ये अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर ये भी तो एक तरह के सिस्टम ही है, तो किसी भी सिस्टम में कोई भी दिक्कत आ सकती है। बाई चांस अगर ऐसी कोई दिक्कत आई और प्राइमरी डाउन हो गया तो हमारे पास कोई तो बैकअप होना चाहिए, वो जो बैकअप है वो ये है। इसी वजह से इसके पास डिट्टो एग्जैक्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, पूरी प्रॉपर सिंक होनी चाहिए। इसी वजह से दो अथॉरिटेटिव सर्वर रखे गए हैं, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है, मास्टर और स्लेव। तो जब भी कभी अथॉरिटेटिव सर्वर के पास रिक्वेस्ट आएगी, क्यों? क्योंकि देखो टीएलडी के पास जब रिक्वेस्ट गई थी तो उसको पता था कि इस टीएलडी का यानी कि जो डॉट कॉम है इसका अथॉरिटेटिव सर्वर कौन है। ठीक है, तो उस जोन के पास इसको भेज दिया गया। उस जोन का जो अथॉरिटेटिव सर्वर 1 और 2 है, तो रिक्वेस्ट वहां पे आई। रिक्वेस्ट आने के बाद उसने बता दिया, क्योंकि अथॉरिटेटिव सर्वर का जो प्राइमरी अथॉरिटेटिव होता है उसका पर्पस क्या होता है, उसके पास ओरिजिनल रिकॉर्ड है, यानी कि उसके पास एक्चुअल मैपिंग है कि जो google.com है उसका आईपी एड्रेस एग्जैक्टली क्या है, उसके पास पूरा रिकॉर्ड है। इसी वजह से तो वो डीएनएस जोन का मालिक है। जितनी भी सारी डोमेन इसके अंदर होंगी उन सब की प्रॉपर एंट्री जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं वो इसके पास है, इस अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास। तो आप इंपॉर्टेंट समझ गए, ये अथॉरिटेटिव नेम सर्वर होता है। कई बार आपको जब आप एनएस लुकअप करते हैं या डीआईजी कमांड का यूज करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स में दिखता है नॉन अथॉरिटेटिव। आपने कभी नोटिस किया होगा नॉन अथॉरिटेटिव रिस्पॉन्स, कभी भी एनएस लुकअप करके आप देखना एक बार। ठीक है, तो उसमें नॉन अथॉरिटेटिव आता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई रेजोल्यूशन तो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर करेगा, तो ये नॉन अथॉरिटेटिव क्यों आ रहा है? देखिए नॉन अथॉरिटेटिव का मतलब ये है कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है आपके पास वो डायरेक्ट अथॉरिटेटिव सर्वर से नहीं आ रहा, वो किसी ऐसे सर्वर से आ रहा है जिसने अथॉरिटेटिव को कांटेक्ट किया होगा, वहां से डेटा लेकर अपने कैशे में रखा होगा और उस कैशे से ये रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर कभी भी डायरेक्ट अथॉरिटेटिव नेम सर्वर से आएगा तो उसमें नॉन अथॉरिटेटिव कभी नहीं लिखा होगा, वो अथॉरिटेटिव होगा, यानी कि ए टाइप का रिकॉर्ड होगा अथॉरिटेटिव सर्वर का। ठीक है, ये वाला होगा। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अथॉरिटेटिव क्या होता है, नॉन अथॉरिटेटिव क्या होता है, इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास रिक्वेस्ट पहुंची, वहां से इसका आईपी पता चल गया। आईपी पता चलते ही ये क्या करेगा, सीधा उस आईपी को भेज देगा वापस हमारा जो आईएसपी वाला डीएनएस सर्वर था। अब इसकी रिकर्सिव क्वेरी यहाँ पे एंड हो गई। अब ये क्या करेगा, उसके पास जिसने यूजर ने क्वेरी करा था, किसने करा था, हमारे पीसी के अंदर ब्राउजर ने, वो है हमारा क्लाइंट। ठीक है, उसने क्वेरी करा था, तो ये आईएसपी का जो डीएनएस सर्वर है ये वापस रिक्वेस्ट भेज देगा उसके पास, ब्राउजर के पास। वो करते ही आपकी वेबसाइट खुल जाएगी क्योंकि उसको रेजोल्यूशन पता चल गई। इसी सारे प्रोसेस में हर बार अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास ना जाना पड़े, इसी वजह से जो टीएलडी है उसने भी अपने पास एक कैशे रखा। रूट नेम सर्वर के पास तो कोई वो नहीं है, उसको तो पता ही है टीएलडी के पास पहुंचाना है। जितने भी
रेजोल्यूशन के टाइम पे काम आए थे, वो रिटर्न क्वेरी के टाइम पे हर कोई अपने पास एक लिमिटेड टाइम के लिए कैशे रखेगा कि बाई चांस अगर ये रिक्वेस्ट फिर से आई तो फिर से हमें पूरा साइकिल ना चलना पड़े, फिर से रूट सर्वर ना जाना पड़े, फिर से DLD ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर ये सब ना करना पड़े, वो टाइम सेव हो जाए। क्योंकि जितना ये पूरी रेजोल्यूशन करने में टाइम लगता है उससे डिले होता है, यूजर एक्सपीरियंस इंपैक्ट होता है, वेबसाइट बहुत धीरे धीरे लोड होती है क्योंकि भाई पूरी सर्च करनी पड़ रही है। इसी वजह से जो मैक्सिमम जो आप आंसर्स देखोगे जब भी NS लुकअप या डिग करोगे तो आपको नॉन ऑथोरिटेटिव ही दिखेंगे क्योंकि मैक्सिमम कैशे के थ्रू आ रहे हैं। इसी वजह से DNS कैशिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी से ही DNS की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। जितना ज्यादा कैशिंग होगा, जितने ज्यादा लेवल्स पे कैशिंग होगा, उतनी ज़्यादा वेबसाइट जल्दी लोड होंगी, परफॉर्मेंस बेटर होगी, लेटेंसी कम होगी और एक्सपीरियंस बढ़िया होगा, यूज़र एक्सपीरियंस बढ़िया होगा। तो इस चीज़ से बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। खाली ये नहीं है कि इंटरनेट फास्ट है कि स्लो है, DNS का बहुत बड़ा रोल होता है, आपकी वेबसाइट जल्दी खुलेंगी या लेट खुलेंगी। आई होप आपको यहाँ तक की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, जो हमने समझा वो था कि थ्योरी में इसको कैसे काम करना चाहिए, ठीक है। अब हम आपको प्रैक्टिकल बताते हैं कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। अब हमने देखा कि भाई यहाँ से जब भी कभी ज़रूरत पड़ी ISP को, तो ये ISP गया रूट के पास, रूट ने भेजा TLD के पास, TLD ने भेजा ऑथोरिटेटिव के पास, ऐसे करके प्रश्न करा। अब एक्चुअल में क्या होता है, जब भी रिकर्सिव क्वेरी इस तरह की चलती है तो जो रिकर्सिव रिजॉल्वर, ये जो ISP वाला DNS रिजॉल्वर है, DNS सर्वर है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम होगा रिकर्सिव रिजॉल्वर। क्योंकि जो क्लाइंट की यानी कि DNS क्लाइंट की जो क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए रिकर्सिव क्वेरी चला रहा है उसको हम रिकर्सिव रिजॉल्वर कहेंगे। तो जो रिकर्सिव रिजॉल्वर है इसके पास कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे DNS रिकॉर्ड्स होते हैं, DNS रिकॉर्ड में क्या क्या हो गया, बहुत सारे तरह के रिकॉर्ड होते हैं। ए रिकॉर्ड होता है, ए रिकॉर्ड होता है, NS रिकॉर्ड होता है, सी नेम होता है और MX रिकॉर्ड होता है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं जिनका अलग अलग पर्पस होता है, वो हम किसी वीडियो में, अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है तो हम फिर किसी वीडियो में उस रिकॉर्ड को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो दो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड जो यहाँ पे DNS रेजोल्यूशन के लिए जरूरी हैं वो कौन कौन से हैं, एक ए रिकॉर्ड जिससे कि IP एड्रेस का पता चलता है, एक NS रिकॉर्ड जिससे कि नेम सर्वर का पता चलता है। अब होता क्या है कि हर बार ये रिक्वेस्ट रूट नेम सर्वर TLD वगैरह के पास नहीं जाएगी, वो कैसे पता चलेगा, अगर मान लीजिए हमारा जो रिकर्सिव रिजॉल्वर है उसके पास ई रिकॉर्ड, अगर एक रिकॉर्ड होता, देखिए अगर हमारा ये जो ISP वाला DNS सर्वर है इसके पास अगर ए रिकॉर्ड होता तो वो डायरेक्टली ही IP एड्रेस बता देता, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। यानी कि उसके पास रिकॉर्ड था पहले से। अब बाई चांस मान लीजिए ए रिकॉर्ड नहीं था, ठीक है, लेकिन उसके पास NS रिकॉर्ड था। NS मतलब नेम सर्वर। नेम सर्वर रिकॉर्ड होने का मतलब क्या है, उसके पास ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर कौन सा है उसका उसकी जानकारी है। तो क्या होगा, जब भी NS रिकॉर्ड होगा हमारे जो ISP वाला DNS सर्वर है, तो NS रिकॉर्ड यानी ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर होने की वजह से उसे ये स्टेप भी नहीं करना पड़ेगा, ये TLD भी नहीं जाना पड़ेगा, रूट्स नेम सर्वर भी नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट क्या करेगा, ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर के पास जाएगा, वहां से रिस्पॉन्स लेकर क्लाइंट को दे देगा। आप ये समझे, अगर NS रिकॉर्ड उसके पास हुआ ये तब पॉसिबल है जब NS रिकॉर्ड या नेम सर्वर रिकॉर्ड होगा, यानी कि ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर का रिकॉर्ड होगा, तो वो रूट को भी स्किप कर देगा, वो TLD को भी स्किप कर देगा, वो डायरेक्ट जाएगा ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर के पास, आंसर लेके आगे बढ़ जाएगा। अभी मान लीजिए उसके पास अगर NS रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, ठीक है, तो NS रिकॉर्ड ना होने से फिर क्या होगा, क्योंकि देखो NS रिकॉर्ड नहीं है इसका मतलब डायरेक्टली वो यहाँ पर तो जा नहीं सकता, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि इसके लिए NS रिकॉर्ड चाहिए, ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर का नेम सर्वर रिकॉर्ड चाहिए, वो नहीं है तो वो क्या करेगा, उसके पास फिर भी जो TLD का रेफरेंस होगा, क्योंकि उसको ये तो पता है ना कि google.com को रिफ्रेश करना है या google.com का IP एड्रेस लाना है, उसे ये पता है कि TLD कौन है, ठीक है, तो TLD.com है, तो वो क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू रूट नेम सर्वर पे जाने की जगह पर वो जाएगा डायरेक्ट TLD.com के पास जाएगा। फिर आगे की साइकिल वैसे ही चलेगी, .com बोलेगा ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर के पास जाओ, वो ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर के पास जाएगा, वहां से रेजोल्यूशन लेकर अपने क्लाइंट को दे देगा, DNS क्लाइंट को। तो ये हुआ तब जब NS रिकॉर्ड भी नहीं है उसके पास, ठीक है, NS रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि उसको पता है कि ये google.com है तो उसके पास .com TLD का रेफरेंस तो है, तो डायरेक्ट जाएगा इसके पास, यानी कि हमारा एक स्टेप स्किप हो गया जहां पर हम रूट सर्वर के पास जाते। इन्हीं जो ये जो स्टेप्स जो स्किप होते हैं ना, इन्हीं की वजह से DNS क्वेरी फास्ट होती है। जितने हमें ज्यादा स्टेप्स करने पड़ जाएंगे उतनी हमारी DNS रेजोल्यूशन डिले होगी और ज्यादा लेटेंसी आएगी। अब अगर मान लीजिए उसके पास
ए रिकॉर्ड भी नहीं था, उसके पास एनएस रिकॉर्ड भी नहीं था, उसके पास टीएलडी को पॉइंट करने के लिए ये भी नहीं पता कि हाँ इसे रिकॉर्ड पॉइंट करना है, क्योंकि मान लीजिए कोई फ्रेश क्वेरी है, बिल्कुल ही फ्रेश क्वेरी है। कई बार ऐसा होता है, ऐसी ऐसी नई नई वेबसाइट्स बनती हैं जिसको फर्स्ट टाइम कोई एक्सेस कर रहा होता है, तो उस टाइम पे ना टीएलडी का एक्सेस होता है, ना एनएस रिकॉर्ड होता है, ना ए रिकॉर्ड होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं होता है। तो उस केस में क्या हो गया, सिर्फ उन्हीं रेयर केसेस के अंदर जो क्वेरी है वो रूट नेम सर्वर के पास जाएगी, ठीक है। तो आप समझे, इसका मतलब अगर कोई इस तरह की वेबसाइट हैं जिनको एक्सेस ही नहीं किया गया है, बिल्कुल फ्रेश एंट्रीज हैं, फर्स्ट टाइम एक्सेस हो रही हैं, और या उनका एक्सेस रेट बहुत कम है, क्योंकि कैशे की एक लिमिट होती है ना, एक टाइम फ्रेम के बाद हर जो डिवाइस होती है, जो हर रिजॉल्वर होता है, वो कैशे को डिस्कार्ड कर देता है। तो मान लीजिए उसकी एक्सेस, उस वेबसाइट की एक्सेस बहुत कम है, तो कुछ टाइम बाद हर रिजॉल्वर डिस्कार्ड कर देगा। जब भी डिस्कार्ड हो जाएगा यानी कि डीएनएस कैशे पर्ज हो जाएगा। वो पर्ज होने के बाद जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसके बाद वो सीधी रूट नेम सर्वर जाएगी, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन और कहीं मिल नहीं रही है, और उसके पास स्टेप्स स्किप करने का कोई रीजन भी नहीं है। तो आप यहाँ पे समझे प्रैक्टिकल में एक्चुअल होता क्या है। तो प्रैक्टिकली में हर रिक्वेस्ट इंटरनेट रूट नेम सर्वर के पास नहीं जाती है, थियोरेटिकल में जाना चाहिए पर ऐसा नहीं होता। तो आपको आज दोनों अप्रोच पता चल गई कि थियोरेटिकल कैसे काम करता है और ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। आपको ये भी पता चल गया कि रिकर्सिव क्वेरी क्या होती है। हाँ, एक चीज और, ये देखिए आपसे ये भी पूछ सकता है रेक डीएनएस क्या होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो हम ये रिजॉल्वर बोल रहे हैं, रिकर्सिव रिजॉल्वर, इसी को ही रेक डीएनएस शॉर्ट फॉर्म है इसका, ठीक है, यानी कि रिकर्सिव डीएनएस रिजॉल्वर, रिकर्सिव डीएनएस रिजॉल्वर। इंटरव्यूअर कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी हर इंटरव्यूज में। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू हैव अ ग्रेट डे अहेड। टेक केयर।